हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओल्ड एनसीईआरटी क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4, भारत 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारत जो था 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच कैसा था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है राज्य और गणराज्य। क्या है दोस्तों? राज्य और गणराज्य। लगभग 600 ईसा पूर्व तक गंगा के मैदान के एक भाग के जंगल साफ कर दिए गए थे और लोग विभिन्न इलाकों में आबाद हो गए थे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो पंचाल बरेली जिला में पड़ता है, सुरसेन मथुरा में पड़ता है, कौशल मगध में अवध में पड़ता है, काशी विदेह मगध आदि। ये इलाके जनपद कहलाते थे। जनपद मतलब होता है दोस्तों जिला या राज्य विशेष का ग्राम क्षेत्र। जनपद मतलब हम लोग सीधा समझ सकते हैं कि जनपद कहने का अर्थ है जिला। ठीक है दोस्तों। प्रत्येक इलाके में शासन करने वाले जन या कुल के आधार पर इन्हें ये नाम दिए गए थे। जो भी जनपद था उसमें शासन करने वाले जो जन थे यानी लोग थे या कुल मतलब दोस्तों होता है वंश। ठीक है। तो इन्हीं के आधार पर उनका नामकरण किया गया था। अब ये ग्राम समूहों में रहने वाले सादे कबीले नहीं रह गए थे। कबीला मतलब होता है दोस्तों झुंड या समूह, मतलब कि छोटा सा झुंड या समूह में नहीं रह गए थे। वे धीरे धीरे अपने राज्य और गणराज्य स्थापित करना शुरू कर दिए थे। गणराज्य मतलब इंग्लिश में होता है दोस्तों रिपब्लिक। ठीक है। गणराज्य का अर्थ होता है गणतंत्र, गणतंत्र का होता है रिपब्लिक। गणराज्य ऐसा शासन होता है प्रत्येक इलाके में शासन करने वाले जन या कुल के आधार पर इन्हें ये नाम दिए गए थे। अब ये ग्राम समूहों में रहने वाले सादे कबीले नहीं रह गए थे। इन्होंने अपने राज्य और गणराज्य स्थापित कर लिए थे। गणराज्य ऐसा शासन होता है जिसमें शक्ति परिवारों और कुलों के प्रमुखों या कुछ चुने हुए व्यक्तियों के या किसी चुने हुए मुखिया के हाथ में रहती थी। जो भी जनपद था उसका नामकरण वहाँ के रहने वाले जन या कुल के आधार पर किया गया था और उनका जो शासन था जिसमें शक्ति जो था परिवार और कुल के प्रमुख यानी कि परिवार का जो मुखिया होता था या वंश का जो मुखिया होता था, कुल का जो मुखिया होता था उसके हाथ में होता था, या कोई चुना हुआ व्यक्ति शासन चलाता था या कोई चुना हुआ मुखिया चलाता था। ठीक है। गणराज्य में कोई वंशानुगत राजा नहीं होता था। वंशानुगत कहने का मतलब है कि राजा का पुत्र राजा नहीं बनता था। ठीक है। प्राचीन गणराज्यों में क्षत्रिय परिवार ही भूमि के मालिक होते थे। मतलब पुराने समय की बात हो रही है कि जब शुरू में गणराज्य में जो था क्षत्रिय परिवार भूमि के मालिक हुआ करते थे। राजनीतिक सत्ता भी उन्हीं के पास होती थी और कबीलों की सभाओं में भी उन्हीं का प्रतिनिधित्व होता था। यही कारण है कि कुछ इतिहासकार इस प्रकार की सरकार को अल्पतंत्र अर्थात चुनिंदा लोगों का शासन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अल्पतंत्र मतलब होता है चुनिंदा लोगों का शासन, क्योंकि सभा में गैर क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व नहीं होता था। गैर क्षत्रियों कहने का मतलब जो क्षत्रिय नहीं थे उनका सभा में उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता था, मतलब वे सभा में नहीं होते थे। राज्यों और गणराज्यों ने नए कानून बनाने शुरू कर दिए और उनकी शासन व्यवस्था भी बदल गई। शाक्य और लिच्छवी वंशों के अपने प्रसिद्ध गणराज्य थे। इनके इलाके आजकल के उत्तरी बिहार में थे। आजकल का जो उत्तरी बिहार है यही शाक्य और लिच्छवी गणराज्य का क्या था? क्षेत्र था। सबसे शक्तिशाली राज्य थे गंगा की घाटी में कौशल, मगध और वत्स। ठीक है। कह रहा है कि सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो कौन कौन था? कौशल था दोस्तों, मगध था और वत्स था। एक अन्य शक्तिशाली राज्य था अवंती, जिसका केंद्र था उज्जैनी, जिसको उज्जैन भी कहा जाता है। जो राज्य और गणराज्य अधिक शक्तिशाली थे उन्हें प्रायः महाजनपद कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। क्या कहा जाता था? महाजनपद। महाजनपद मतलब होता है दोस्तों राज्य। ये राज्य आपस में लगातार लड़ते रहते थे क्योंकि ये अपने अपने क्षेत्रों का विस्तार या नदियों पर अधिकार जमाना चाहते थे। ये जितने भी राज्य थे आपस में युद्ध किया करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वे अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे और नदियों के रास्तों पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। ठीक है दोस्तों।
जमाना चाहते थे। अंत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य हो गया। इन सबों में जो था मगध वो शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में सामने आता है। ठीक है। महान धर्माधार्चार्य महावीर और गौतम बुद्ध ने मगध में ही धर्म प्रचार किया था। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जो थे वे मगध में ही अपने धर्म का प्रचार किए थे। इन्होंने अपने उपदेशों में मगध के राजाओं और लोगों की चर्चा की है। अब दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मगध राज्य। ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट आ गया मगध, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि 600 से 400 में थोड़ा थोड़ा क्या क्या हुआ। बहुत सारा जनपद था, जनपद से राजगण राज्य बना और राजगण राज्य तो आपस में युद्ध करता था और जो शक्तिशाली हुआ उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वो कौन था? मगध राज था। लगभग 542 ईसा पूर्व में बिम्बिसार मगध का राजा हुआ। बिम्बिसार जो था कब राजा बना मगध का? 542 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों। उसने विभिन्न उपायों से इसे एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। चूँकि शासक बना मगध का, तो कोई भी शासक चाहेगा कि हमारे क्षेत्र का विस्तार हो, हमारी उन्नति हो, तो क्या किया? मगध को बहुत शक्तिशाली राज्य बना दिया। एक उपाय यह किया था वो कि पड़ोसी राज परिवार की जो राजकुमारियाँ थी उससे विवाह करता था। विवाह करने के बाद तब ये शासक उसके मित्र बन जाते थे और मगध राज्य आजकल का छोटा नागपुर क्षेत्र, मगध जो था उस समय में, वो अभी आजकल का छोटा नागपुर का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है। में बहुत अधिक कच्चा लोहा मिलता था। मगध में जो था पहला उपाय क्या किया था कि पड़ोसी राज परिवार के राजकुमारियों से विवाह संबंध स्थापित करता था, जिससे जो था मित्रता की स्थिति बन जाती थी। और दूसरा था कि मगध में बहुत अधिक कच्चा लोहा मिलता था। ठीक है दोस्तों। क्या मिलता था? कच्चा लोहा मिलता था। हथियारों और औजारों के लिए उस समय इस धातु का बड़ा महत्व था। पुराने ज़माने में दोस्तों जानते ही होंगे कि पुराने ज़माने में तो गोली बंदूक था नहीं, युद्ध जो होता था तलवार या औजार हथियार से ही होता था। तो औजार हथियारों के लिए जो था लोहे का बहुत ज़्यादा महत्व था। अब ज़मीन को साफ करने तथा उसे जोतने के लिए और साथ ही अन्य शिल्पों में इस्तेमाल होने वाले औजार बनाने के लिए लोहे का व्यापक इस्तेमाल होता था। ठीक है। लोहे का इस्तेमाल युद्ध में होता था और जंगलों की सफाई करने में होता था, खेत जोतने के लिए होता था और अन्य शिल्प में भी इसका उपयोग कच्चे लोहे का होता था। इससे मगध की शक्ति और संपत्ति में वृद्धि हो गई। गंगा के मैदान का अधिकांश व्यापार नदियों के रास्ते होता था। गंगा के मैदान का जो अधिकांश मतलब गंगा के क्षेत्र में जो भी बसा हुआ था उसका जो व्यापार होता था नदी के रास्ते ही हुआ करता था। नौकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान को माल ढोती थी। शीघ्र ही नदी पर मगध का अधिकार हो गया। मगध चूँकि शक्तिशाली हो गया था और इसका जो अधिकार है ये हो जाता है नदियों के रास्ते पर। मगध के दक्षिण पूर्व में अंग राज्य था। मगध जहाँ स्थित था उसके दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य था दोस्तों? अंग राज्य था। इसकी राजधानी आधुनिक भागलपुर के पास थी। अभी का जो भागलपुर वाला क्षेत्र है इसी जगह पर अंग का जो था क्या था? राजधानी था। बिम्बिसार ने अंग राज्य को जीत लिया। अंग राज्य में गंगा के तट पर चंपा एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। बिम्बिसार जो था अंग पर अपना अधिकार कर लिया, जीत लिया। जीतने के बाद क्या था कि अंग राज्य में एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब दोस्तों होता है जो नदियों के रास्ते व्यापार सब होता है और जहाँ ठहरने का स्थान होता है उसी को बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। जहाँ से जहाज गंगा के मुहाने तक और आगे पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ दक्षिण भारत को जाते थे। प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? चंपा। ठीक है। तो चंपा के जहाँ से जहाज जो था चंपा से जहाज कहाँ तक जाता था? गंगा के मुहाने तक जाता था और आगे गंगा के मुहाने से आगे पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ दक्षिण भारत को भी जाता था। दक्षिण भारत से यह जहाज मसाले और मनी माणिक के लेकर लौटते थे, जिससे मगध धनवान बन गया था। दक्षिण भारत में जानते हैं हम लोग कि मसाला बहुत ज़्यादा होता था, तो दक्षिण भारत में जो जहाज़ जाता था वहाँ से क्या लेकर? मसाला और मनी माणिक यानी मोती सब लेकर लौटता था, जिससे मगध जो था काफ़ी धनवान हो गया था। अब हम लोग दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं मगध के विषय में थोड़ा सा जान लिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बिम्बिसार। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बिम्बिसार के बारे में पढ़ेंगे।
बिंबिसार ने मगध पर अच्छा शासन किया। उसकी मदद के लिए सलाहकारों की एक समिति थी। ठीक है, कह रहा है कि बिंबिसार जो था ये मगध पर अच्छा शासन किया, इसका शासनकाल ठीक ठाक रहा और इसकी सलाह के लिए जो थी ना, मदद के लिए सलाहकारों की एक समिति गठित की गई थी। उसने गाँव के मुखिया को सीधे उससे मिलने की अनुमति दे रखी थी, क्योंकि वह जानना चाहता था कि उसकी प्रजा क्या चाहती है। यदि उसका कोई पदाधिकारी ठीक से काम नहीं करता तो वह उसे दंड देता था। उसने विभिन्न शहरों और गांवों को आपस में जोड़ने के लिए सड़कें बनवाई और नदियों पर पुल बनवाए। बिंबिसार जो था यह चाहता था कि हमारी प्रजा को कोई कष्ट ना हो, हमारी प्रजा हमसे क्या चाहती है, इसके लिए वह जो था मुखिया को अपने से खुद से मिलने के लिए अनुमति दे रखा था कि वो आके हमसे डायरेक्ट मिल सकते हैं। उसने गांव और शहरों को आपस में जोड़ने के लिए सड़कें बनवाई और नदियों पर पुल का निर्माण करवाया। राज्य की दशा स्वयं जानने के लिए उसने अपने सारे राज्य के दौरे किए। वह दूसरे राज्यों के साथ अंग को छोड़कर मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता था। बिंबिसार जो था वह अंग को छोड़कर अन्य दूसरे राज्यों के साथ मित्रता का संबंध बनाए रखना चाहता था। उसने सुदूर देशों यानी कि दूर के देशों, यहाँ तक कि पश्चिमोत्तर भारत के गांधार राज्य में भी अपने राजदूत भेजे थे। बिंबिसार ने कहाँ राजदूत भेजा था? तो गांधार में। ठीक है, पटना के पास राजगिरी में उसकी राजधानी थी। मगध की जो राजधानी थी ये अभी पटना के पास में ही राजगिरी है। हाँ, तो मगध की राजधानी राजगिरी में थी। पहाड़ियों से घिरा हुआ यह एक सुंदर नगर था। पुरातत्वविदों द्वारा खोदे गए इस नगर के कुछ अवशेषों को अब भी देखा जा सकता है। दोस्तों, ये बिहार में पड़ता है राजगीर, जिसको अभी राजगिरी को हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं। अगर कभी मौका मिले तो आप लोग ज़रूर जाए घूमने, बहुत अच्छा जगह है, हम भी गए थे, पहाड़ी इलाका है। अब हम लोग दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं अजातशत्रु। ठीक है, बिंबिसार का पुत्र था कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का वध किया। अजातशत्रु मगध को और भी अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता था, परंतु वह सोचता था कि अपने सभी पड़ोसी राज्य को जीतने पर ही यह संभव हो सकता है। बिंबिसार जो था वह अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता था, लेकिन जो उसका पुत्र हुआ उसने अपने पिता को मारकर राजा बना और वह चाहता था कि अगर मगध को और शक्तिशाली बनाना है तो इसके लिए क्या करना होगा? आसपास के सभी राज्यों को जीतना होगा। इसलिए उसने अपने मामा कौशल राज पर हमला किया। उसके जो मामा थे कौशल में उनका शासन व्यवस्था था, तो सबसे पहले अपने मामा पर आक्रमण करता है और उसके बाद बज्जियों पर भी आक्रमण किया। बज्जियों का गणराज्य उत्तर बिहार में था। यह युद्ध कई सालों तक चला। बज्जियों का जो गणराज्य था कहाँ था? उत्तर बिहार में ही था। यह युद्ध कई सालों तक चला। यह युद्ध जो था अजातशत्रु और बज्जियों के बीच इस युद्ध को सालों लगा। अंत में अजातशत्रु की विजय हो जाती है, यानी अजातशत्रु जीत जाता है और उत्तर भारत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। तो मगध जो था पहले की अपेक्षा और शक्तिशाली राज्य बन गया। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। अब हम लोग पढ़ेंगे राजा की स्थिति। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? राजा की। अब हम लोग दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं राजा की स्थिति, मतलब मगध में जो था राजा की स्थिति कैसी थी। राजा अब एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था। अब वह समाज और धर्म का रक्षक था। गणराज्यों में यह समझा जाता था कि मुखिया को जनसाधारण से चुना जा सकता है, परंतु राजतंत्र के मामले में ब्राह्मणों का कहना था कि राजा कोई सामान्य मनुष्य न होकर, जनसाधारण कहने का मतलब है लोगों दोस्तों कि लोगों के द्वारा चुना जा सकता है, यानी कि गणतंत्र में जो था मुखिया को लोग के द्वारा चुना जा सकता था, लेकिन राजतंत्र में जो था ब्राह्मणों का कहना था कि राजा कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वह देवता के समान है। ठीक है, क्या है? देवता के समान है। देवता के समान है और ब्राह्मण ही कुछ अनुष्ठान करके राजा को दैवी शक्ति तथा गुणों से संपन्न बना देते थे। इस प्रकार राजा बहुत शक्तिशाली हो गया। ब्राह्मणों का भी प्रभाव बढ़ता गया, क्योंकि वे राजा के सलाहकार थे और उनके बिना राजा न तो शासन कर सकता था न ही यज्ञ अनुष्ठान कर सकता था।
ठीक है दोस्तों, ब्राह्मणों का कहना था कि राजा जो है कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वह देवता के समान है और ब्राह्मण ही कुछ अनुष्ठान करेंगे यानी पूजा पाठ करके राजा को दैवी शक्ति प्राप्त करवा सकते हैं और उन्हें शक्तिशाली बना सकते हैं। इस प्रकार जो था राजा शक्तिशाली होता गया और ब्राह्मणों का स्थान ऊंचा होता गया और ब्राह्मण जो थे राजा के सलाहकार भी होते थे। उसके बाद दोस्तों है कि राजा की स्थिति इसलिए शक्तिशाली हो गई क्योंकि अब वो राज्य का प्रतीक बन गया था। राज्य में जिस प्रकार का शासन स्थापित हो गया उसके बारे में दलील दी जाती है कि राजा समाज की रक्षा करता है, इसलिए रक्षा के लिए उसे सेना की आवश्यकता है और कानून तथा व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसे अधिकारियों की मदद की आवश्यकता है। ये कर्तव्य निभाने के लिए राजा को कर वसूल करने का अधिकार दिए गए। इन करों से सेना, अधिकारी तथा राजा के खर्च के लिए धन मिलता था। जो कर वे वसूल करते थे उससे किस किस को खर्च मिलता था? तो राजा को, सेना को और उनके अधिकारियों को। अब समाज वैदिक युग के कबीलों और कुलों के समय से काफ़ी भिन्न था। अब जो समाज था वैदिक युग के कबीलों और कुलों के समय से काफ़ी भिन्न था, मतलब बहुत आगे की बात हो रही है, वैदिक युग से बहुत आगे की बात हो रही है। राजा शान शौकत से बड़े महल में रहता था। ठीक है, राजा जो था, राजा की स्थिति क्या थी कि राजा जो था शान शौकत के साथ बड़े महल में रहते थे। ठीक है, उनके लिए बड़े महल होते थे और सेवकों तथा अधिकारियों से घिरा रहता था। पुरोहित, अमात्य या मंत्री और अन्य कई अधिकारी राजकाज में उसकी मदद करते थे। राजा के जो राजकाज होता था उसमें पुरोहित, अमात्य या मंत्री, अमात्य को ही मंत्री कहा जाता है, और अन्य कई अधिकारी जो थे राजा के राजकाज में उसकी क्या करते थे? मदद करते थे। राज्य के खर्चों के लिए वह किसानों से उपज का एक हिस्सा लेता था। इस सारी आय को वह केवल अपने पर खर्च नहीं करता था बल्कि सेना पर वेतन देने में और सड़कों, कुओं तथा नहरों के निर्माण और ब्राह्मणों की सहायता करने जैसे अन्य कामों में खर्च करता था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करों का महत्व। करों का क्या महत्व, कर जो राजा उसे वसूल करता था उसका क्या महत्व था। ठीक है, चीज़ों का उत्पादन करने वाले सभी लोग राजा को कर देते थे। मतलब जो भी किसान थे जो चीज़ों का उत्पादन करते थे, वस्तुओं का उत्पादन करते थे, वे राजा को क्या करते थे? कर देते थे। किसान अपनी उपज का एक हिस्सा राजा को देते थे। किसान जो थे अपनी उपज का क्या करते थे? एक हिस्सा राजा को देते थे। आमतौर पर यह उपज का छठा हिस्सा होता था। धातु कर्मकार राजा के लिए मुफ्त औजार बनाते थे। बढ़ई राजा के लिए मुफ्त में रथ बनाते थे। बुनकर कपड़े की एक निश्चित मात्रा राजा को बिना मूल्य देते थे। शुरू में कर जो था वस्तुओं के रूप में इकट्ठा किया जाता था, अर्थात लोगों द्वारा तैयार की गई चीज़ों के रूप में, और वही चीज़ों वेतन के रूप में अधिकारियों में बांट दी जाती थी। शुरू में जो था जो लोग जिस चीज़ का उत्पादन करते थे वे राजा को देते थे और राजा क्या करता था? वेतन के रूप में अपने अधिकारियों को वही सब चीज़ दे देता था। ठीक है, और उसके बाद हुआ कि दोस्तों करों का महत्व था कि क्योंकि करों का बड़ा महत्व था। कर जो था उसका बहुत महत्व था क्योंकि उनके बिना राजा कुछ भी नहीं कर सकता था। ना वह सेना रख सकता था, ना वह काम करवाने के लिए अधिकारी नियुक्त कर सकता था और न ही सड़कें बनवा सकता था। कर अगर नहीं मिलता तो राजा क्या क्या नहीं कर पाता? राजा ना सेना रख पाता, ना काम ठीक से कोई करवा पाता, ना सड़कें बनवा पाता, और सब जो भी चीज़ थी जैसे कुआं का निर्माण नहीं करवा पाता। इसलिए जो कर का था बहुत अधिक महत्व था, यानी राज्य के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कर की आवश्यकता थी। इन्हीं में से कुछ अधिकारियों का यह काम था कि वे गांव-गांव जाकर प्रत्येक किसान के खेतों की पैमाइश करें और किसान द्वारा पैदा किए जाने वाले अनाज का हिसाब रखें। हिसाब करके छठा हिस्सा निकाला जाता था। किसान के यहाँ जो था उसका अधिकारी घूमने जाता था और उसकी खेतों की जानकारी करता था और जो अनाज का हिसाब रखता था। हिसाब करके जो अधिकारी था राजा का वह क्या करता था? उपज का छठा हिस्सा निकालता था और इसे किसान को राजा के लिए देना पड़ता था। उपज का जो छठा हिस्सा था वह किसान किसको देता था? राजा को देता था।
फसल तैयार हो जाती तो कर वसूल करने वाले अधिकारी किसान के पास पहुंचता था। ठीक है, फसल जब तैयार हो जाता था तो राजा का जो अधिकारी था वो किसान के पास जाता था और राजा को दिए जाने वाला हिस्सा वसूल कर लेता था। अन्य सभी उद्योग व्यवसायों से भी इसी प्रकार कर वसूल किया जाता था। अन्य जो उद्योग था और व्यवसाय था उससे इसी प्रकार कर वसूल किया करते थे राजा के अधिकारी सब। शहरों में भी कर वसूल करने वाले अधिकारी वस्तु के रूप में या नगद के रूप वसूली करता था। गांव में तो होता ही था लेकिन शहर में भी कर वसूल होता था। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, गांव। क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? गांव। देखिए, अधिकतर लोग अब भी गांव में रहते थे और इन लोगों के जीवन में पहले के युग की अपेक्षा अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था। मतलब गांव में जो लोग थे उनके जीवन रहन सहन में परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं आया था पहले की अपेक्षा। आबादी बढ़ जाने से अब गांव की संख्या में वृद्धि हो गई। गांव सड़कों और पगडंडियों के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। गांव जो था सड़कों और पगडंडियों के द्वारा क्या था, एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। नदी तट के गांवों के लोग नावों से आते जाते थे। मतलब नदी के पास समीप जो लोग रहते थे गांव के लोग, और नाव से ही क्या करते थे, आवागमन करते थे। प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता था जो ग्रामवासियों तथा राजा के लिए काम करता था। गांव का जो प्रधान था वो गांव के लोगों के लिए कार्य करता था और राजा के लिए कार्य करता था, और इसलिए वह राजा और किसान के बीच एक कड़ी के समान होता था। राजा कुछ गांव तथा भूमि का मालिक होता था। राजा जो था कुछ गांव तथा भूमि का मालिक होता था। इस भूमि को जोतने के लिए मजदूर रखे जाते थे और उन्हें मजदूरी दी जाती थी। ठीक है, गांव इसी प्रकार का था मगध साम्राज्य में। और उसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों, नगर। क्या है? गांव के बाद अब हम लोग नगर को पढ़ने जा रहे हैं। इस युग में और पहले के युगों में एक बड़ा अंतर था और वह था शहरों का विकास। पहले के युग में कुछ ही छोटे शहर थे, परंतु अब काफ़ी अधिक शहर और नगर बस गए थे। इनमें से कुछ नगर बड़े महत्व के थे और पुराने ग्रंथों में इनके बारे में जानकारी मिलती है। ये नगर थे, कुछ उदाहरण के तौर पर देखें तो उज्जैनी मालवा में पड़ता है, प्रतिष्ठान उत्तरी दक्कन में पड़ता है, भृगु कक्ष गुजरात में पड़ता है, गुजरात के भरूच में पड़ता है, ताम्रलिप्ति गंगा के मुहाने की भूमि में, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में, चंपा वैशाली में तथा राजगिरी बिहार में, अयोध्या उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद दोस्तों है कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास पड़ता है। इनमें से कुछ नगरों की खुदाई हुई है। पता चला है कि ये लकड़ी और ईंटों से बने हुए थे। ये जो नगर सब थे ये किस किस चीज़ों से बने हुए थे? लकड़ी, ठीक है, लकड़ियों से बने हुए और ईंटों से बने हुए थे, इसलिए गांव से अधिक अस्थायी होते थे। राजा का महल प्रायः पत्थर और लकड़ी का बना होता था। राजा का महल जो था किस प्रकार का था? लकड़ियों और पत्थरों से राजा का महल बनाया जाता था और उसकी बढ़िया सजावट होती थी। शहरों का विकास प्रायः शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों और राजधानियों के इर्द गिर्द हुआ। आरंभ में शिल्प केंद्र ऐसे गांव थे जहां धातु कर्म, बढ़ई गिरी या बुनाई जैसे शिल्प ज़्यादा विकसित थे। जब आसपास के क्षेत्र में रहने वाले शिल्पकार या कारीगर एकत्र हो गए तो उनकी बस्ती धीरे धीरे शहर में बदलती गई। मतलब काम के लिहाज से जो थे लोग एक साथ रहने लगे और एक साथ रहकर कार्य करने लगे, तो धीरे धीरे जो था समूह बनता गया और समूह के साथ साथ धीरे धीरे शहर बनता गया। ठीक है, उन्होंने एक स्थान पर रहकर काम करना इसलिए पसंद किया क्योंकि कच्चा माल प्राप्त करने में और तैयार की गई चीज़ों को बेचने में उन्हें अधिक सुविधा होती थी। व्यापारियों का एक अन्य वर्ग उनके इस काम को संगठित करता था। व्यापारियों का जो एक वर्ग था वे इस सब कामों को क्या करता था? संगठित करता था। व्यापारी गांव-गांव जाकर कताई करने वाले से सूत और बुनकरों से सूती कपड़ा इकट्ठा करते और उन्हें उन गांवों से में ले जाकर बेचते जहां उनकी मांग होती थी। इस प्रकार कताई और बुनाई करने वाले अपने माल को गांव के बाहर ले जाकर बेचने के झंझट से बच जाते थे। व्यापारी भी खरीदे गए माल को बेचकर मुनाफा कमाते थे। सूत और कपड़ों के मामले में जैसा होता था वैसा ही अनाज और दूसरी उपज के बारे में भी होता था। शीघ्र ही देश में व्यापार का या माल का लेन देन यानी जिसको विनिमय कहते हैं बढ़ गया। ठीक है, व्यापार और माल का जो था लेन देन धीरे धीरे बढ़ने लगा तेज़ी से।
उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों व्यापार। ठीक है दोस्तों, अगले टॉपिक के बारे में व्यापार। विनिमय और मूल्य की एक नई व्यवस्था अस्तित्व में आने से व्यापार सुगम हो गया, यानी कि आसान हो गया। यह नई व्यवस्था थी मुद्रा अर्थात सिक्के। ठीक है, सिक्कों के चलन के पहले वस्तुओं का लेन देन या विनिमय होता था। मतलब जब सिक्का प्रचलन में नहीं आया था तो उससे पहले जो था लोग एक दूसरे से वस्तुओं का क्या करते थे, आदान प्रदान या लेन देन करते थे, विनिमय करते थे। इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। जैसे एक गाय के बदले कपड़े की 10 गांठें या तेल के 5 घरों के बदले गेहूं के 2 बोरे। ठीक है, विनिमय के जरिए खरीदना और बेचना आसान नहीं था। विनिमय जो प्रणाली था इसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, परंतु सिक्कों को ले जाने में आसानी थी। सिक्कों का चलन बढ़ा तो व्यापारियों की संख्या भी बढ़ी। ठीक है, इस युग के सिक्के तांबे या चांदी के अनगढ़ टुकड़े होते थे और इन पर चिन्ह पंच किए जाते थे। व्यापार एक छोटे इलाके तक सीमित नहीं रह गया था। गंगा की घाटी में पैदा की गई चीज़ें पंजाब के उस पार तक शिला भेजी जाती थी या विंध्य पर्वत के पार भीगू कर, जिसको भरोच कहते हैं, के बंदरगाह को भेजी जाती थी, जहाँ से उन्हें जहाज़ों द्वारा दक्षिण भारत या पश्चिमी एशिया को ले जाया जाता था। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो वस्तु का आदान प्रदान यानी बदला बदली होता था, जिससे सामान एक स्थान से ले दूसरे स्थान लेकर ढोकर ले जाने में बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। लेकिन जब मुद्रा का प्रचलन हो गया तो मुद्रा को ले जाना क्या था, आसान था। अब दोस्तों अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समाज। शिल्पकार और व्यापारी अपने जो संगठन बनाते थे उन्हें श्रेणी कहते थे। श्रेणी यानी समूह। चूँकि कारीगर साथ साथ रहते थे और मिलजुल कर काम करते थे, इसलिए वे अपने इतने अधिक घुल मिल गए कि एक जाति के रूप में समझे जाने लगे। बेटे अपने बाप का धंधा करने लगे, इसलिए जाति जो था वंशानुगत हो गया। पहले जो था कि किसी भी व्यक्ति को जिस काम में रुचि था वो उस काम को अपना सकता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जाति के रूप में सामने आने लगी, यानी कि पिता जो कार्य करता था पुत्र भी वही कार्य को अपनाता था। ठीक है, तो इस प्रकार जाति जो थी धीरे धीरे वंशानुगत होती चली गई। धीरे धीरे इनमें से प्रत्येक जाति के कुछ अलग अलग कानून बन गए। इन कानूनों को ब्राह्मणों ने स्थापित किया। मतलब जो छोटा सा भी कानून बनाया गया, इन कानूनों का कौन बनाया, ब्राह्मण के द्वारा बनाया गया। इनमें से कुछ कानून बड़े कठोर थे। एक जाति के लोग न तो दूसरी जाति के लोगों के साथ खाना खा सकते थे, न ही अपनी जाति के बाहर विवाह कर सकते थे। सैद्धांतिक रूप से वर्ण 4 थे। ठीक है, वर्ण कितने थे, सैद्धांतिक मतलब सिद्धांत के आधार पर अगर देखा जाए तो वर्ण जो थे विचार थे। कौन कौन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौन कौन थे दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा कि 4 वर्ण थे। कौन कौन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों से अलग एक 5वां वर्ग अछूतों का था। ठीक है, 5वां वर्ग जो था अछूतों का था। इनके काम को नीचा समझा जाता था, अतः इन्हें समाज में अन्य वर्गों की भांति सम्मान प्राप्त नहीं था। इस वर्ग में टोकरी बनाने वाले भी शामिल थे। धर्मशास्त्रकारों ने उच्च वर्गों के आचरण के लिए नियम बनाए। इन नियमों के अनुसार जीवन को 4 अवस्थाओं या आश्रमों में बांटा गया था। धर्मशास्त्रकार जो थे वह जीवन को किस आचरण के लिए नियम बना दिए थे, और इन नियमों के अनुसार वे जीवन को 4 भागों में बांट दिए थे। 4 भागों को देखते हैं। पहला ब्रह्मचर्य, आश्रम शिक्षा ग्रहण करने के लिए था। ब्रह्मचर्य मतलब आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए ब्रह्मचर्य कहा जाता है। दूसरा गृहस्थ आश्रम में घर गृहस्थी बसाई जाती थी। तीसरे वानप्रस्थ आश्रम, आश्रम में ध्यान चिंतन करने के लिए जंगल में रहना होता था। चौथे संन्यास आश्रम में तपस्वी और उपदेशक का जीवन बिताना पड़ता था। धर्मशास्त्रकार जो थे क्या किए थे, जीवन को आचरण के अनुसार 4 भागों में बांट दिए थे। पहला था ब्रह्मचर्य, यानी कि ब्रह्मचर्य का मतलब आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने वाला था व्यवस्था, और दूसरा था गृहस्थ, घर गृहस्थी बसाने वाला शिक्षा, और तीसरा जो था वानप्रस्थ यानी कि ध्यान चिंतन के लिए जंगल में रहना पड़ता था, और चौथा संन्यास आश्रम में तपस्वी और उपदेशक का जीवन बिताना पड़ता था। यह एक आदर्श व्यवस्था थी, परंतु पता नहीं कितने लोग इसका पालन करते थे। इसका अनुमान ही होगा क्योंकि हम लोग उस समय तो थे नहीं, या इतिहासकार उस समय तो थे नहीं।
उसके बाद दोस्तों है कि आरंभिक काल के वीरों के बारे में कहानियाँ लंबी कविताओं के रूप में रची गई थी। इन्हें गाया जाता था तथा ये बहुत लोकप्रिय हो गई थी। इनमें से कुछ कहानियों को एक साथ रख कर एक कविता की रचना हुई और इन्हीं कविताओं को हम महाकाव्य कहते हैं। कविताओं के जो रचना हुआ और जिसको एक साथ किया गया तो उसे हम क्या कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। जैसे रामायण एवं महाभारत। इन कहानियों में दो प्रमुख घटनाएं थी। इनमें से एक वनवास। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा पुराने ज़माने के सिक्कों को देख लीजिए, किस प्रकार सिक्कों का बनाया गया था, पूरा चलन में था। देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। इनमें से एक वनवास के लंबे काल से तथा दूसरी युद्ध के बाद अंततः अच्छे लोगों का शासन स्थापित होने से संबंधित है। नए धर्म। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है टॉपिक, नया धर्म। तो वैदिक धर्म अनेक कर्मकांडों तथा यज्ञों का धर्म हो गया था। वैदिक धर्म जो था ये क्या था, कर्मकांडों तथा यज्ञों का धर्म हो गया था। कुछ लोग इन अनुष्ठानों से असंतुष्ट थे। वे लोग सोचते थे कि पूजा पाठ का दिखावा करने की बजाय सच्चाई, सदाचार और त्याग का जीवन व्यतीत करना अच्छा है। इनमें से कुछ सन्यासी हो गए और वनों में रहने लगे क्योंकि वे एकांत में ध्यान चिंतन करना चाहते थे। और उनमें से कुछ जो थे वनों से लौट आए और अपने विचारों का नगरों तथा गाँव में प्रचार करने लगे। इनमें से दो व्यक्ति जैन और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए। महावीर जैन धर्म के संस्थापकों में से एक थे और गौतम ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। यानी कि महावीर स्वामी जो थे, इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, महावीर लिच्छवी गणराज्य में और बुद्ध शाक्य गणराज्य में पैदा हुए थे। महावीर जो थे, महावीर स्वामी, वे किस गणराज्य में, तो लिच्छवी गणराज्य में महावीर स्वामी पैदा हुए थे और शाक्य गणराज्य में कौन थे, गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। राजकुमारों की तरह उनका पालन पोषण हुआ था और सुख भोग की सभी मनचाही चीज़ें उन्हें सुलभ थी, परंतु दोनों ही दूसरों को दुखी देखकर दुखी होते थे। इसलिए उन्होंने उस दुख को दूर करने का उपाय ढूंढने का निश्चय किया। महावीर और गौतम बुद्ध जो थे, ये इनका जन्म राज परिवार में हुआ था। इनके सुविधा की सारी चीज़ें उपलब्ध थी, लेकिन ये जो थे दूसरों को दुखी देखकर दुखी होते थे और वे दुख को दूर करने का उपाय ढूंढने का निश्चय किया। और अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म, महावीर का जन्म ईसा पूर्व 6ठी सदी में वैशाली नगर में हुआ था। दोस्तों अगर आपके पास बुक होगा तो मैं कहना भूल गया था, आप लोग जहाँ जहाँ मेरा देखिए लगाया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ, उसको हाईलाइट कर लीजिए। और 6th क्लास है इसलिए थोड़ा सा बेसिक है, तो इसमें नोट्स की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग 12th पढ़ेंगे तो उसमें मैं सबको मिलाकर नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। महावीर का जन्म जो था ईसा पूर्व 6ठी सदी में वैशाली नगर में हुआ था। यानी कि महावीर स्वामी का जन्म 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। वैशाली जो है बिहार में पड़ता है। ठीक है, उन्होंने घर छोड़ दिया और कई वर्षों तक जीवन से संबंधित उन प्रश्नों के हल ढूंढते हुए भटकते रहे जो उन्हें परेशान कर रहे थे। ठीक है, महावीर स्वामी जो थे वो गृह त्याग कर दिए और अपने प्रश्नों का हल ढूंढने लगे जो उन्हें बार बार परेशान किया करते थे। 12 साल के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि उन्होंने प्रश्नों का हल खोज लिया। यानी कि 12 साल उनको तपस्या में लग गया। उन्होंने पहले के 23 तीर्थंकरों के उपदेश का समर्थन किया और उनमें अपने विचार भी जोड़ दिए। हम लोग जानते हैं कि क्या जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, तो महावीर स्वामी जो थे, जो पहले 23 तीर्थंकर हुए थे, उनके विचारों का समर्थन किया और वे अपने विचार भी उसमें जोड़ दिए। यह धर्म जो था जैन धर्म कहलाया। महावीर का कहना था कि वैदिक अनुष्ठान करने और देवताओं से मदद मांगने से कोई लाभ नहीं है। इससे अच्छा है कि सदाचार का जीवन बिताओ और बुरा काम न करो।
उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि उनके काम सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म, इन त्रिरत्नों पर आधारित होने चाहिए। यानी कि जैन धर्म का त्रिरत्न कौन कौन है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म। इन त्रिरत्नों पर आधारित होने चाहिए। इन्हीं से उनका जीवन सदाचारी बन सकता है। उन्हें मनुष्य, पशु या कीट आदि किसी भी जीव की हत्या करने की मनाही थी। महावीर स्वामी जी जो थे वे किसी भी जीव की हत्या करने की क्या करते थे? इजाज़त नहीं देते थे। इसी को अहिंसा कहा गया है। यदि किसी का जीवन सदाचार पूर्ण होगा तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी और इसका इस संसार में पूर्ण जन्म नहीं होगा। यह सरल उपदेश था जिस पर कोई भी चल सकता था। महावीर ने अपने उपदेश आम जनता की बोली में दिए, संस्कृत में नहीं, क्योंकि इस काल में संस्कृत का प्रयोग केवल उच्च जातियों के लिए ही के लोग ही करते थे। क्योंकि अगर संस्कृत भाषा का प्रयोग करते तो जो छोटे लोग सब थे, नीच वर्ग के लोग सब थे, उनको समझ में नहीं आता, इसलिए वे जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किए। ठीक है। और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जाएंगे बौद्ध धर्म। इस सबों को हम लोग 12th में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा बेसिक बताया गया है समझने के लिए। महावीर के जन्म के कुछ साल बाद शाक्य कुल में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है। वे कपिलवस्तु के पास के लुम्बिनी वन, नेपाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा के पास में पैदा हुए थे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उन्होंने भी गृह त्याग किया था। महावीर स्वामी की तरह ही गौतम बुद्ध ने भी क्या किया? गृह त्याग किया और वर्षों तक तपस्वी की भांति घूमते रहे। तब उन्हें लगा कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया और उन्होंने जीवन की समस्याओं का हल खोज लिया। उनका कहना था कि संसार में दुख ही दुख है और इसका कारण है सांसारिक चीज़ों के लिए तृष्णा। अष्टांगिक मार्ग पर चलकर मनुष्य तृष्णा से छुटकारा पा सकता है। इन 8 प्रकार के आचार विचार पर चलकर मनुष्य सदाचारी बन सकता है और किसी चीज़ की अधिक चाह रखने बिना संतुलित जीवन व्यतीत कर सकता है। बुद्ध ने भी अहिंसा के महत्व पर बल दिया। गौतम बुद्ध ने भी महावीर स्वामी की तरह ही क्या? अहिंसा पर बल दिया। ठीक है। उन्होंने धार्मिक यज्ञ अनुष्ठानों में पशुओं की हत्या करना वर्जित ठहराया और पशुओं की अनावश्यक हत्या को अमानुषिक बतलाया। मतलब इन्होंने भी महावीर स्वामी की तरह क्या था? जीव की हत्या न करने की सलाह दी। उसके बाद है दोस्तों कि खेती-बाड़ी के लिए पशुपालन का बड़ा महत्व था, इसलिए बिना कारण पशुओं की हत्या करना निरर्थक था। पशुओं के प्रति इस दृष्टिकोण से शाकाहारी खानपान को बढ़ावा मिला। सदाचारी जीवन बिताने का उद्देश्य था मन को शुद्ध करना और निर्वाण प्राप्ति करना। निर्वाण मतलब जीवन मरण के मृत्यु से मुक्त हो जाना। निर्वाण प्राप्त करने के लिए पूर्ण जन्म नहीं होता। बुद्ध भी वैदिक यज्ञों और लोगों के लिए जरूरी समझे जाने वाले विविध अनुष्ठानों के विरोधी थे। वर्ण व्यवस्था को दिए जाने वाले महत्व का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि उन्होंने ऊंचे वर्ण वाले निम्न वर्ण वालों, शूद्रों तथा दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। उच्च वर्ण के जो लोग थे वे नीच वर्ण के लोगों का क्या करते थे? बहुत कष्ट पहुंचाते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? इसका विरोध किया गौतम बुद्ध। बुद्ध ने विहारों की स्थापना की। विहार वे स्थान होते हैं जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं और आराधना तथा धर्मोपदेश करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। ये विहार पाठशालाओं के रूप में भी काम करते थे। ये जो विहार थे वे पाठशाला यानी कि स्कूल के रूप में भी कार्य किया करते थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी प्रायः कारीगर, व्यापारी और किसान होते थे, क्योंकि वे समझते थे कि इन धर्मों के अनुसार आचरण करना कठिन नहीं है। दूसरी तरफ ब्राह्मणों ने अनेक संस्कारों और अनुष्ठानों से अपने धर्म के आचरण को कठिन बना दिया था। उन दिनों बौद्ध धर्म इन जटिल संस्कारों का विरोधी था, क्योंकि ये न केवल बड़े खर्चीले थे बल्कि अंधविश्वास को भी बढ़ावा दे रहे थे। यानी कि ब्राह्मणों का जो बनाया हुआ संस्कार और आचरण सब था ये क्या था? अंधविश्वासों पर आधारित था। इसका क्या किए गौतम बुद्ध? विरोध किए। नगरों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अधिक प्रचार था। भिक्षु जगह जगह नए विचारों का प्रचार करते रहते थे, इसलिए बौद्ध धर्म जल्दी ही भारत के ये आप लोग थोड़ा सा गौतम बुद्ध का पिक्चर देख लीजिए। ये गौतम बुद्ध है। अनेक भागों में फैल गया। बौद्ध धर्म जो था और जैन धर्म ये जल्दी ही
भारत के अनेक भागों में भी फैल गया। इसने भारतीय जीवन के प्रायः सभी पक्षों को प्रभावित किया। बौद्ध विहार शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र बन गए। धनी व्यापारी बौद्ध को दान देते थे और सुंदर स्मारक बनवाते थे। इन्हें सर्वोत्तम शिल्पों से सजाया गया था। बाद में बौद्ध भिक्षु भारतीय संस्कृति को एशिया के दूसरे देशों में भी ले गए, जैसे मध्य एशिया, चीन, तिब्बत और दक्षिण पूर्वी एशिया के देश। बौद्धों और जैनों ने अहिंसा के सिद्धांत को लोकप्रिय बना दिया। मतलब भारत के में ही बौद्ध जैन का प्रचलन हुआ और इसके बाद जो थे बौद्ध भिक्षु जो लोग सब थे ये इसको भारत से बाहर ले गए, एशिया में ले, मध्य एशिया, चीन, तिब्बत और अन्य देशों में भी ले गए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस चैप्टर का अंत होता है और हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं। तो जनपद शब्द का क्या अर्थ है? पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जनपद शब्द का क्या अर्थ है? चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन चल जाए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।